दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जैसा कि पहले से अंदाजा लगाया गया था कि दुर्गा पूजा प्रतिमा को जब विसर्जन करने की शुरुआत होगी या फिर जब दशहरे की शुरुआत होगी तो जो जुलूस निकाले जाएंगे दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान, उसमें कहीं ना कहीं से ये खबर जरूर सुनने में मिलेगी कि भाई हम पर पथराव हुआ, भीड़ पर पथराव हुआ, जिसके बाद भीड़ ने चारों तरफ हिंसा करना शुरू कर दिया, आगजनी करना शुरू कर दिया, दुकानों मकानों और गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर दिया और भीड़ अपने ही रंग में रंग जाती है। जैसा कि पहले से अंदाजा था, एक बार फिर से हिंसा हुआ देखने को मिला जब एक धार्मिक स्थल पर आरोप लगाए गए कि वहां से पत्थर चलाए गए भीड़ के ऊपर, और फिर हालात वही होता है जैसा हर बार सुनने को मिलता है। पैटर्न एक कि रैली निकाली गई, उसके ऊपर पथराव हुआ और फिर भीड़ ने अपना उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया, दुकानों मकानों और घरों को आग लगाना शुरू कर दिया और चारों तरफ हिंसा भड़क उठी, दंगा होने लगा। और इस वक्त ऐसा ही हालात बन चुका है उत्तर प्रदेश का बहराइच इलाका। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महसी तहसील के अंतर्गत आने वाला महाराजगंज इलाका इस वक्त सुलग रहा है, और उस महाराजगंज इलाके में घटना होती है इतवार की शाम को, जब शाम में दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए बकायदा रैली निकलती है, लंबी भीड़ निकलती है, और फिर वहां भीड़ ने मस्जिद के पास आकर आपत्तिजनक नारा लगाना शुरू कर दिया, डीजे पर गाने भी बजाने शुरू कर दिए आपत्तिजनक, जिसके बाद यह हुआ कि आवाज कम करने की बात आई, कहा गया कि गाना बंद कर दो, लेकिन भीड़ नहीं मानती। बाद में भीड़ उग्र प्रदर्शन करती है और कहा जाता है कि इस भीड़ के उग्र होने से पहले मस्जिद से पथराव किया गया, और मस्जिद से जब पथराव किया गया तब एक शख्स की मौत हो गई, क्योंकि उस शख्स ने बकायदा एक मकान के ऊपर चढ़कर, टीन शेड का सहारा लेते हुए मकान के ऊपर चढ़कर उसने छत के ऊपर रेलिंग तोड़ दी और वहां पर हरा रंग का झंडा फहराया हुआ था, उस हरे रंग के झंडे को उखाड़कर केसरिया झंडा लहरा दिया, यानी भगवा झंडा फहरा दिया। खूब जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं भीड़ के जरिए, और वो बंदा खूब उत्साहित होकर झंडा चारों तरफ लहराता है। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद खबर यह सुनने में आती है कि उस शख्स को गोली मार दी गई। यह भी कहा जा रहा है कि सलमान नाम का एक शख्स, जिसे आरोपी बनाया गया है, कि उसी ने गोली मारी है। पर सवाल यहां खड़ा यह होता है कि इस तमाम घटनाओं में पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस की भूमिका हमेशा की तरह संदिग्ध नजर आ रही है, बहराइच में भी संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि तमाम घटनाएं पुलिस की मौजूदगी में होती हैं। टीवी चैनल्स और मीडिया की रिपोर्टिंग अगर आप देखेंगे तो उसमें यही बताया जा रहा है, यही समझाया जा रहा है कि पुलिस तो वहां मौजूद थी, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा तादाद में भीड़ मौजूद थी जो जुलूस निकालने आई थी, और उन सबके हाथ में लाठी डंडे, तलवार और दूसरे तरह के हथियार मौजूद थे, जिसकी वजह से पुलिस इन पर एक्शन नहीं ले पाई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हिंसा चारों तरफ फैल गया, और हिंसा के फैलने की शुरुआत उसी वक्त हो गई जब डीजे का शोर सुनाई दे रहा था। पुलिस चाहती तो इस मामले को रोक सकती थी, अपनी निगरानी में अच्छी तरीके से पुलिस फोर्स तैनात करके इस इलाके से दुर्गा पूजा के जुलूस को आसानी से ले जाया जा सकता था। पुलिस यह भी कंट्रोल कर सकती थी कि यहां पर कितने डेसिबल का आवाज रहेगा, कितना साउंड सुनाई देना चाहिए, डीजे में कितना शोर होना चाहिए। लेकिन पुलिस की यहां भूमिका हमेशा की तरह संदिग्ध नजर आ रही है। पुलिस के कई अधिकारियों पर एक्शन भी हुआ है, सस्पेंड भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बकायदा इस मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं, और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के जरिए। पर सवाल यह है कि यह कार्रवाई किस तरह की करेंगे? क्या कार्रवाई एक पटकथा लिखने की शुरुआत के तौर पर होगी, जब पीड़ितों के घर पर झंडा नोच कर उस पर भगवा झंडा लहराया जा रहा है, और तो क्या उन तमाम घरों को निशाना बनाया जाएगा जिन पर भीड़ पत्थरबाजी का आरोप लगाएगी? क्या जिस घरों को झंडा नोच कर वहां भगवा झंडा फहराया गया, क्या अब उस जगह पर बुलडोजर चलाया जाएगा एक्शन के नाम पर, कड़ी कार्रवाई के नाम पर, सख्त एक्शन के नाम पर? क्या अब उन घरों को तोड़ा जाएगा जिन इलाकों से रैली निकली थी? अक्सर ऐसा ही होता है। आप उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहां तक कि राजस्थान में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
जब एक पार्टी विशेष की सरकार हो, खासतौर से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, तो किस तरीके से कट्टर हिंदुत्व हावी होता नजर आता है। पूरे उत्तर प्रदेश में भी आपको ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा। जब कड़ी कार्रवाई के नाम पर बुलडोजर चलाया जाता है, एक तरफा निशाना बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होने के बावजूद भी बुलडोजर कई राज्यों में चलता हुआ नजर आता है। पर यहां यह भी सवाल होता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों? जिस शख्स की जान गई है, जिस शख्स को गोली लगी है, उसका नाम है राम गोपाल मिश्रा। उस शख्स की मौत हो गई है। दर्दनाक घटना है, बेहद ही अफसोसनाक घटना। हिंसा में किसी व्यक्ति की जान चली गई, वो भी बाकायदा पुलिस की मौजूदगी में। आखिर पुलिस करती क्या रह गई? उस भीड़ को तितर बितर करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पुलिस अगर पर्याप्त संख्या मौजूद रहती तो शायद इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था। लेकिन जहां जहां तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं देखी जा रही हैं, वहां वहां पुलिस पहले से ही मौजूद है, उनके सामने ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। हद तो तब हो गई कि जब एनडीटीवी इंडिया, देश का जाना माना चैनल एनडीटीवी इंडिया का रिपोर्टर वहां मौजूद है, कैमरामैन मौजूद है, एनडीटीवी की टीम मौजूद है, और जब वो कैमरा दंगाइयों की तरफ घूमती है, आगजनी करने वाले दंगाइयों की तरफ घूमती है, तो उस दंगाई भीड़ ने एनडीटीवी को ही धमकाना शुरू कर दिया कि बंद करो कैमरा, क्योंकि उससे उनके चेहरे उजागर होने का खतरा हो रहा था। कैमरा तोड़ दो कहा गया कि कैमरे को तोड़ दो, चेहरा ना दिखाया जाए। मतलब आप सोच सकते हैं, अगर दंगाइयों की भीड़, आगजनी करने वाली भीड़ अगर इतनी ही निष्पक्ष है और बिना किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए निष्पक्ष तरीके से अपने इंसाफ की मांग कर रही है, तो फिर कैमरा बंद करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? कैमरा आखिर क्यों बंद कराया जा रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल यह है, मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि मीडिया उनके चेहरे दिखा देती, बाद में पहचान हो जाता कि आखिर हिंसा करने वाले कौन थे, पत्थरबाजी करने वाले कौन थे। आपको याद होगा, बहुत दिनों पहले हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही थी जो बहुत गौर करने वाली थी। जो समझ गए उन्होंने अपनी समझदारी का परिचय दिया, और जो मूर्ख थे उन्होंने अपनी मूर्खता का परिचय दिया। उन्होंने उस वक्त कहा था कि अपनी तमाम धार्मिक इमारतों पर, मजहबी इमारतों पर अब सीसीटीवी कैमरा लगाना शुरू कर दो, और जब भीड़ आपके अगल बगल आजू बाजू से गुजरे, उसका एचडी वीडियो लाइव प्रसारण करो सोशल मीडिया पर, ताकि पता चल सके कि पत्थरबाजी करने वाले कौन थे, पत्थर चलाने वाले कौन थे, आग लगाने वाले कौन थे। ये बात समझाने के लिए काफी थी, लेकिन अभी भी देश के तमाम धार्मिक स्थलों की बुद्धि खुलनी बाकी है, क्योंकि वहां पर मौजूद जो इंतजामिया है वो इस चीज को गौर नहीं कर रही। ये बातें बहुत गौर करने वाली है। लेकिन इस घटना के बाद होता क्या है? राम गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है, उसको कई गोलियां लगी होती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए 1 किलोमीटर लंबी शव यात्रा निकलती है, और जब शव यात्रा निकलती है तो फिर आगजनी होता है, फिर हिंसा भड़कती है, और इस बार जो होता है वो और भी ज्यादा भयानक होता है। इस बार जो हिंसा हुई उसमें दुकानों को तोड़ दिया गया, दुकानों के भीतर घुसकर आगजनी कर दी गई, और उनके सामान को पहले लूट लिया गया, फिर उसमें आग लगा दी गई। पुलिस के मौजूदगी में तमाम आगजनी हुई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, शोरूम में भी आग लगा दिया गया, घर का दरवाजा तोड़कर गाड़ियों को भी आग लगा दिया गया। तमाम घटनाएं पुलिस की मौजूदगी में हुई हैं, और जो एनडीटीवी को निशाना बनाया गया वो हमने आपको बताया ही है कि कैसे कैमरा तोड़ने की कोशिश हुई ताकि दंगाइयों का चेहरा उजागर ना हो सके। इतवार की शाम को बहराइच के महसी के महाराजगंज में यह हिंसा हुई। महसी तहसील के अंतर्गत आने वाले महाराजगंज में ये तमाम हिंसा हुई है, और दुखद घटना ये सामने आई। वहीं अगर इन घटनाओं के पैटर्न पर गौर किया जाए तो पत्रकार सचिन गुप्ता उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि बहराइच हिंसा में जिस गोपाल मिश्रा की हत्या हुई उसकी वीडियो सामने आई है। गोपाल ने बवाल करने के दौरान एक घर की छत से हरा झंडा उतारा और भगवा झंडा लहराया। ऐसा करने के लिए भीड़ उसको मोटिवेट कर रही है, यानी उत्साहित कर रही है। इसके कुछ देर बाद ही गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पत्रकार लिख रहे हैं सचिन गुप्ता। इसके साथ ही पत्रकार रणविजय लिखते हैं कि कल यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के वक्त बवाल हुआ। ये वीडियो तब का है, एक लड़का जिसकी अब मौत हो गई है वो एक घर की छत पर चढ़कर हरे रंग का झंडा फाड़ रहा है।
इसमें घर की रेलिंग भी तोड़ दी गई और हरे रंग की जगह भगवा झंडा लहराया गया। कितना जहर भर दिया गया है। क्या कभी किसी नेताओं के बच्चे ये करेंगे? कतई नहीं। साफ बात है कि हिंसा करने वाले लोग कौन है और हिंसा कराने वाले लोग कौन हैं, दोनों में आप अंतर पाएंगे। हिंसा करने वाले सामान्य घर के बच्चे होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर MBBS नहीं होते, ये बेरोजगार होते हैं, आम घरों के बच्चे। और जो नेताओं के बच्चे होते हैं, जो हिंसा कराने वालों के बच्चे होते हैं, वो दूर में बैठकर पढ़ते हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पर फराइज हो जाते हैं, विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो शिक्षा जो भारत में भी मिल सकती है, लेकिन अपने बच्चों को दूर भेजते हैं क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था पाताल में चली गई है। इसके अलावा भारत समाचार लिखता है कि पुलिस और सीनियर अधिकारी मौके से हट गए हैं। बलवाइयों ने हाईवे को घेर लिया, दुकानें जलाई जा रही हैं, सड़क पर बलवाइयों का हुजूम है, पुलिस इक्का दुक्का नजर आ रही है, मौके पर PSC आई है, लेकिन संख्या पर्याप्त नहीं है। आक्रोशित भीड़ के सामने नहीं जा रही PSC। तो आप सोच लीजिए कि अब भी जो मौजूदा सूरत हाल है वो हिंसा रोकने के लिए है या हिंसा और भी ज्यादा भड़काने के लिए खुली हाथ छूट दे दी गई है कि जो भी हो कर लो, पुलिस भी कम है और पुलिस भी तुम्हें रोकने नहीं जा पाएगी, सुरक्षा बल भी पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर मेराज हुसैन लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। सरकार सिर्फ डायलॉग मारने की सिवा हर चीज में अक्षम है। पुलिस और प्रशासन निठल्ला साबित हो रहा है। इसे ही जंगल राज कहते हैं, जो वीडियो में दिख रहा है। पत्रकार सदफ आफरीन लिखती हैं कि यूपी की बहराइच भीड़ ने उकसाया तो ये व्यक्ति छत पर चढ़कर हरा झंडा उतार दिया और भगवा झंडा फहरा दिया। भगवा झंडा फहराने के बाद भीड़ ने दुकानों पर पथराव किया। कहां लेकर जाओगे इतनी नफरत, ये सवाल कर रही हैं। दैनिक भास्कर के पत्रकार आदित्य तिवारी लिखते हैं कि यूपी के बहराइच में आगजनी शुरू हुई, गाड़ियां जलाई जा रही हैं। लखनऊ में बैठे आला अफसरों ने अभी कोई कमांड बहराइच को नहीं दी है। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर एक गाड़ी फूंक दी और लाठी डंडा तलवार लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। पुलिस प्रदर्शन करने वालों पर एक्शन नहीं ले पा रही है। बहराइच का बवाल बढ़ता जा रहा है। अंतिम संस्कार रोककर भीड़ उत्तेजित है और नारेबाजी के साथ हिंसा का माहौल बन रहा है। लेकिन इस दंगे में जो सबसे बड़ा शिकार बनाया गया उसका नाम है राम गोपाल मिश्रा। गोपाल मिश्रा जिसे कहा जा रहा है, उसके पीछे उसका पूरा परिवार छूट गया। वो दुनिया छोड़कर चला गया, उसकी हत्या हो गई और उसकी बीवी अकेली रह गई, माँ बाप अकेले रह गए और भीड़ उसके नाम पर हिंसा कर रही है। पत्रकार श्याम मीना सिंह लिखते हैं कि गोपाल मिश्रा की हत्या में बहुत से लोग दोषी हैं। एक खुद गोपाल मिश्रा जिसने दूसरों की इज्जत को जूते से कुचला, अपमानित किया। दूसरे वे जिन्होंने अभी तक जितने गोपाल मिश्रा हुए उन्हें सजा नहीं दी। तीसरा ये भीड़। चौथा उस भीड़ को संरक्षण देने वाले लोग। अगर ये चीजें ना होती तो कुछ ना होता। वो लिखते हैं कि ये सच है कि भारतीय कानून इसे कभी सजा नहीं देता। यानी गोपाल मिश्रा के लिए वो लिख रहे हैं कि गोपाल मिश्रा को भारतीय कानून सजा नहीं देता, जबकि ये आदमी और भीड़ खुलेआम इस देश के संविधान को कुचल रहा है। संविधान का राज होता तो ये गुंडा किसी समाज को अपमानित ना करता, ना इसकी जान जाती। जहां न्याय नहीं होता वहां न्याय अपने बदरूप रास्तों से निकलता है। ये पत्रकार श्याम मीना सिंह लिख रहे हैं। इन्होंने बहुत से ट्वीट्स भी किए हैं ये बताने के लिए कि आखिर कैसे इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दिया गया, जब दूसरे धर्म के झंडे को, परचम को, हरे रंग के परचम को नोच करके भगवा परचम लहराया गया। अपने एक और ट्वीट में पत्रकार श्याम मीना सिंह लिखते हैं कि बहराइच में दंगे का माहौल तैयार है। ये भाजपाइयों का पुराना पैटर्न है। पहले दंगाई यात्रा करो, मस्जिदों के आगे उन्माद फैलाओ, सामने वालों को भड़काओ, उनके घरों छतों पर चढ़ जाओ, फिर जब सामने से रिएक्शन हो, प्रतिक्रिया आने लगे तो हिंदुओं को उत्तेजित करो कि देखो मुसलमान अत्याचार कर रहा है। ये तमाम घटनाएं इस वक्त बहराइच में हो रही हैं। लेकिन जिस गोपाल मिश्रा ने अपनी जान गंवाई, उसने अपने पूरे परिवार को अकेला छोड़ दिया। दंगाइयों की भीड़ अब राजनीति करेगी, इस पर पॉलिटिक्स होगा, बुलडोजर चलेंगे। एक वर्ग अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चलता देख ताली पीटेगा, खुशी मनाएगा, जश्न मनाएगा और पीछे रह जाएंगी गोपाल मिश्रा का बस याद, नाम, उसकी पहचान। और एक ऐसे दंगाई के तौर पर उसकी पहचान बन जाएगी या बन गई है
जो दूसरों के घरों पर चढ़कर दूसरों के इज्जत को रौंद रहा है, जो दूसरों के घरों पर चढ़कर उनकी इज्जत को तार-तार कर रहा है, किसी दूसरे मजहब के परचम को नोचना आखिर किस हद तक इसे धार्मिक रूप से जायज माना जाए? ये तो विसर्जन करने गए थे, फिर वहां पर आखिर क्या करने पहुंच गए? वो विसर्जन दूसरों के छतों पर परचम नोचकर वहां भगवा झंडा फहराने के तौर पर कैसे देखा जाए? आप तो परचम लहरा रहे हैं, ना कि विसर्जन कर रहे हैं। फिलहाल सत्ता पुलिस सिस्टम मामले को रोकने की कोशिश कर रही है। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा आपको जानकारी दी जाएगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।